नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम राइनोप्लास्टी का एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली आपको नोज़ की सर्जरी या कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी या जिसे नोज़ जॉब भी कहते हैं उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। जो नोज़ रहता है वो मोस्ट प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द फेस रहता है। कोई भी नोटिस करता है चेहरे में सबसे पहले वो नोज़ ही विजिबल होता है। तो एक अच्छी नोज़ होना एक ब्यूटी का साइन होता है। कई लोगों में नेचुरली ये होता है, लेकिन यदि कई लोग अपनी नोज़ से, शेप से, साइज से संतुष्ट नहीं है तो कॉस्मेटिक सर्जरी के माध्यम से हम उन्हें बेहतर नोज़ या बेहतर शेप दे सकते हैं। जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी है उसमें काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, उसमें काफ़ी वैरायटीज ऑफ प्रोसीजर रहती है। एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि यही सर्जरी सब में करना है। काफ़ी सारी स्टेप्स होती हैं, 20-25 मोस्टली स्टेप्स होती हैं, जिनमें से हर एक पेशेंट में 5-7 स्टेप ज़रूरत के हिसाब से की जाती है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है वो अगर हम देखें तो जो मोस्ट कॉमनली इंडिया में होती है कि डिप्रेस्ड नोज़ रहती है, जिसमें कि नेज़ल डॉर्सम, ये जो पार्ट रहता है इसे डॉर्सम कहा जाता है। अगर ये डिप्रेस्ड है तो उसे अच्छा साइन नहीं माना जाता है, वो बेहतर चेहरे का प्रोजेक्शन नहीं दे पाता है। तो हम लोग उसे सर्जिकली बेहतर बना सकते हैं, जिसमें इसकी नोज़ की हाइट को बढ़ाया जाता है और उसको टिप को बेहतर तरीके से शार्पनेस दी जाती है, उसे बेहतर प्रोजेक्शन दिया जाता है। कई बार इसके साथ साथ विड्थ अधिक रहती है तो हम लोग विड्थ को भी कम कर सकते हैं। दूसरा जो कॉमन या आइसोलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि नाक काफ़ी चौड़ी है, तो हम इसके लिए या तो सिर्फ हाइट बढ़ा देते हैं या फिर नाक की चौड़ाई को कम किया जाता है। जो नोज़ की विड्थ को कम करने के लिए अगर हमें अपर पार्ट की विड्थ को कम करना है तो वहाँ पर बोनी स्ट्रक्चर रहता है, बोन्स रहती हैं, नेजल बोन्स रहती हैं। तो उस केस में हमें ऑस्टियोटोमी करना रहता है, मतलब बोन को ब्रेक करके अंदर की तरफ पुश करना रहता है। यहाँ पर दोनों तरफ जो बोन्स रहती है उसे फ्रैक्चर करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में और उसे अंदर की तरफ पुश करते हैं ताकि चौड़ाई जो है कम हो जाए। इसी तरह से लोअर पार्ट की अगर वेट को कम करना है तो हम लोग उसके लिए एलर बेस रिडक्शन प्रोसीजर करते हैं, जिसकी वजह से जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी सारी और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे टिप जो है राउंडेड है, टिप ब्रॉड है, ब्लंट है, तो उसे हम लोग सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो नोज़ की टिप के नीचे जो कार्टिलेज रहते हैं उनमें कुछ रिडक्शन किया जाता है, उसमें कुछ सूचर्स लगाए जाते हैं ताकि उसमें शार्पनेस आ सके। कई बार जो नोज़ के होल्स रहते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं, तो उसे हम लोग एलर बेस रिडक्शन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टिलेज एडजस्टमेंट सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों में जो नोज़ का प्रोफाइल व्यू या लेटरल व्यू रहता है उसमें हम्प विजिबल होता है, इस पार्ट में ऊंचाई ज़्यादा रहती है। तो उस कंडीशन में हम लोग उस हम को रिड्यूस कर सकते हैं। हम को रिडक्शन करने के लिए जो बोनी पार्ट है या सेप्टम पार्ट है, जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हम लोग रिड्यूस करके और उसकी हाइट को कम कर सकते हैं। कई पेशेंट्स में सेप्टम जो रहता है डीएनएस रहता है, मीन्स डेविटेड नेजल सेप्टम रहता है। सेप्टम मीन्स जो कार्टिलेजिनस या बोनी पार्ट रहता है, दोनों नोज के होल्स को सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। कई बार वो डेविटेड रहता है, माइल्ड डिवीजन रहता है तो कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है, लेकिन यदि डिवीजन ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत है या कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो डेविटेड सेप्टम को भी हम लोग सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। कई बार हमें ऑगमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, हाइट बढ़ाना या टिप की शार्पनिंग करना, तो उसमें हम लोग कुछ मटेरियल उसके नीचे डालते हैं, स्किन के नीचे। कई बार वो ऑटोलॉगस मटेरियल रहता है जिसमें हम लोग सेप्टम जो रहता है उसे हार्वेस्ट करके या कान का कार्टिलेज लेके उसे यूज़ करते हैं या फिर रिप्स को भी यूज़ करते हैं। कई बार जो मटेरियल हमने यूज़ करना है वो हम लोग सिलिकॉन भी यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सिंपली इजीली अवेलेबल रहता है। स्पेशली डॉर्सल ऑगमेंटेशन के लिए हम लोग सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। जो प्रोसीजर रहता है आमतौर पर 1 से 1.5 घंटे से लेकर 2 से 2.5 घंटे तक रहती है। उसमें बाहर से कोई मेजर कट या निशान नहीं लगता है। जो दोनों नोज़ के होल्स रहते हैं उसके बीच में जो कॉल्यूमेला रहता है, यहाँ पर इस पार्ट में इंसिजन लगा के उसको साइड में एक्सटेंड करते हैं, मतलब कोई विजिबल स्कार बाहर बड़ा नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर ऑस्टियोटोमी करना है तो भी बहुत छोटे से कट के थ्रू उसे किया जा सकता है। अगर हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनका पहले बार कोई सर्जरी हो चुकी है जिससे उसे डिस्फाइड नहीं है, तो उसको भी हम लोग सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। यदि कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट काफ़ी रेंज रहती है। यदि सपोज लोकल एनेस्थीसिया में करना है, सिर्फ एलर बेस रिडक्शन छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर करना, 25 to 30,000 में भी हो सकता है। और कई बार अगर उससे थोड़ा अधिक या डॉर्सम ऑगमेंटेशन सिर्फ करना है तो 45 to 50,000 होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेंज रहती है 55,000 के लगभग रहती है। और अगर और भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर है, रिब ग्राफ्ट लेना है या फिर मल्टीपल ऑस्टियोटोमी करने का ज़रूरत है, तो कॉस्ट का रेंज 60,000 65,000 रहता है। हम लोग कई दूसरे शहरों में प्रोसीजर करते हैं तो कई बार शहर के हिसाब से भी कॉस्ट में वेरिएशन होता रहता है। साइड इफेक्ट की बात करें, कई लोगों को साइड इफेक्ट्स का बहुत टेंशन होता है कि नाक और ख़राब ना हो जाए, तो इसमें हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि ये इंटायरली सेफ प्रोसीजर है। इसमें हम लोग पिछले 12 सालों से ये प्रोसीजर कर रहे हैं। हर महीने हम लोग कई सारे केसेस करते हैं, तो हमें इनफ एक्सपीरियंस हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है कि नाक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए या आपका
पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए। बस ये रहता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आता है। कई लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन्हें समझना होगा। हम लोग प्री ऑपरेटिवली उन्हें समझाते भी हैं कि आप कितना परसेंटेज इसमें फ़ायदा होने की संभावना है। उसके लिए आप हमसे मिल सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे अपनी इमेजेस भेज सकते हैं, जिसमें फ्रंट व्यू, लेटरल व्यू और माई व्यू में, ताकि हम लोग आपको ओपिनियन दे सकें उसमें कितना कॉस्ट लगेगा और क्या प्रोसीजर करना पॉसिबल है और कितना इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। साइड इफ़ेक्ट का यदि बात करें तो इसमें जो मेनली जो साइड इफ़ेक्ट होता है कि थोड़ा स्वेलिंग आता है नोज़ में। जो भी राइनोप्लास्टी प्रोसीजर करते हैं वहाँ पे काफ़ी वेस्कुलर एरिया रहता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा स्वेलिंग आना स्वाभाविक है, जो कि अगले कुछ हफ्तों तक रह सकता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि उसके लिए आपको घर पर बैठना पड़े। आमतौर पर हम लोग पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं या अगले दिन सुबह डिस्चार्ज कर देते हैं। उसमें जो स्टिचेस रहते हैं वो 10 to 12 डेज़ बाद कटवाना रहता है। कई बार सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस भी यूज़ करते हैं। जो ड्रेसिंग रहती है 4 to 5 डेज़ तक रहती है। जो दवाइयाँ खाना रहती है वो 7 डेज़ तक खाना रहती है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेजर कोई आफ्टर केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो प्रोसीजर रहती है सिंगल टाइम प्रोसीजर रहती है और उसमें बार बार हॉस्पिटल में आने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। हमारे द्वारा किए गए सर्जरी के रिजल्ट्स या बिफोर आफ्टर इमेजेस और पेशेंट का आफ्टर केयर क्या करना, इसके अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे दूसरे वीडियोज़ हैं जिसमें आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।